मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाओं की, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनेक बार सवाल पूछे गए उनके बारे में। उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी, उनकी स्थिति क्या थी, उनके बारे में डिटेल में आज अपन जानेंगे और समझेंगे। उत्तर वैदिक काल में अपन देखें तो राजा की शक्तियाँ में वृद्धि हो गई थी। वह एक राट की उपाधि धारण करने लग गया था। उसको राजनीतिक के साथ साथ में क्षेत्रीय अधिकार मिलने लग गए, कर वसूल करने लगा। उसके पास 12 अधिकारी 12 रत्नी होते थे। इस प्रकार राजा की शक्तियों में वृद्धि हो गई। उस समय राजनीतिक संस्था के रूप में सभा, समिति और विदित 3 प्रमुख थे। पूर्व वैदिक काल में देखें तो सभा वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था थी, जिसके सदस्य केवल कुलीन व वृद्धजन हो सकते थे। इसका प्रमुख कार्य राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाना, प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना। अर्थात सभा जो थी एक वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था थी, जिसके सदस्य कुछ विशिष्ट व्यक्ति होते थे जो कुलीन वर्ग के या वृद्धजन यानी बुजुर्ग होते थे, वो ही हो सकते थे। इसका कार्य प्रमुख था राजा के जो कार्य थे उनकी देखरेख करना, उनके निरंकुश होने पर उस पर अंकुश लगाना, उसके कार्यों की जांच करना तथा प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना, उनके बारे में जानना और समझना। अगर व्यवहारिक नहीं हो तो उसमें हस्तक्षेप करने का कार्य सभा करती थी। इस प्रकार एक राजनीतिक संस्था। दूसरी संस्था थी समिति। वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था थी ये, जिसके सदस्य सभी जन हो सकते थे। इसके प्रमुख को ईशान कहते थे। इसका भी कार्य राजा का पर अंकुश लगाना, राजा का निर्वाचन में सहयोग करना, निर्वाचन की अनुमति देना, प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी करना आदि प्रमुख था। अर्थात वैदिक कालीन एक राजनीतिक संस्था थी, जिसमें सभा और इसमें प्रमुख अंतर ये था, इसमें सदस्य जो थे वहाँ सभा में कुलीन वर्गीय या वृद्धजन विशिष्ट व्यक्ति होते थे। यहाँ आमजन सभी इसके सदस्य हो सकते थे। और इसके प्रमुख को ईशान कहा जाता था। राजा पर अंकुश लगाना इसका भी कार्य था। निर्वाचन में सहयोग करना या निर्वाचन करना राजा का, उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। प्रशासनिक व्यवस्था को देखना, निगरानी करना आदि प्रमुख इसमें कर्तव्य थे। प्रमुख इसमें दोनों में अंतर, सभा महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसमें विशिष्ट व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, सभी लोग भाग नहीं ले सकते थे, जबकि समिति में सभी लोग भाग ले सकते थे। अथर्ववेद में कहा गया कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी गई है और साथ में समिति को अलग्नीय माना गया, यानी समिति यहाँ महत्वपूर्ण हो गई, इसको कोई लागा नहीं जा सकता। समिति में जो निर्णय लेंगे वह अंतिम होगा और उसको राजा को या सभी व्यक्तियों को मानना जरूरी था। यानी समिति में जो निर्णय ले गए वह अंतिम थे और बहुमत के आधार पर लिए जाते थे और उसको लागा नहीं जाता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता था और वह हमेशा के लिए रहते थे। तीसरी एक महत्वपूर्ण संस्था आती है विदित। ये भी वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था थी, जो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे लुप्त हो गई थी। यानी इसकी शक्तियाँ पूर्व वैदिक काल में तो थी, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते इसकी शक्तियाँ विलुप्त होगी और ये संस्था धीरे धीरे समाप्त होगी और सभा और समिति 2 वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था ही महत्वपूर्ण रही। ऋग्वेद में 4 आर्योत्तर लोगों के नाम आते हैं। उसमें विप्रु, धुरी, चुमरी और संबर प्रमुख हैं। जन का अर्थ या कबीले या जातीय राज्य से जिसका अधिपति जनपति होता था महत्वपूर्ण। कभी कभार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता कि जन का अर्थ क्या है। अर्थात यानी कबीला या जातीय राज्य है जिसका अधिपति यानी शासक या उसका प्रमुख जनपति होता था। अनुलोम प्रतिलोम विवाह के उदाहरण अपन को यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे विमृग का कमुदी से विवाह होना, यायाति का देवयानी से विवाह होना आदि प्रमुख थे। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद हैं, सामवेद का
गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। प्रमुख है, प्रतियोगिता में इनको पूछा जाता है। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। इसके अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले जो सवाल है, पुरोधा राजा का पुरोहित होता था, सभ्य सभा का योग्य व्यक्ति होता था, सभासय सभा का प्रसिद्ध व्यक्ति होता था, अहि आर्यों को असुरोपासक शाखा को अहि कहा जाता था। प्रत्यादेश ब्रह्म ऋषि आश्रम के ज्ञान व गुरु के उपदेश को गृहस्थ जीवन में व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना महत्वपूर्ण था। इस प्रकार देखें तो कभी कभार प्रतियोगिता में सभा समिति वेद कौन से थे, उसके उपवेद कौन से थे, उनके बारे में पूछा जा सकता है। या ऋग्वेद में 4 आर्योत्तर लोगों के नाम बताओ, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये आपको याद रखना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।